स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। ITR भरने और पैन आधार लिंकिंग की तारीख बढ़ी, जाने नई तिथि। जी हां, अगर आपने भी अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपके लिए राहत की खबर है। कोरोना संकट के बीच सरकार ने बड़ी राहत दी है। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के समय सीमा में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी है। वहीं करदाताओं को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम रिटर्न दाखिल करने की तारीख भी बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दी गई है। जानकारी दें कि अभी इन दोनों कामों को करने के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2020 थी। निर्मला सीतारमण बोली, हैरान हूं गणेश की मूर्ति भी चीन से आयात क्यों। जी हां, गलवान घाटी में चीन की हरकतों से देश में चीनी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। हर स्तर पर चीन को सबक सिखाने की बात हो रही है। व्यापारिक संगठनों ने तो चीन से आयात को कम करने के लिए अभियान छेड़ दिया है। इस बीच गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकास को बढ़ावा देने के लिए चीन से कच्चे माल के आयात पर कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि जो चीजें हमारे देश में नहीं है उसे बाहर से मंगाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आश्चर्य तब होता है कि जब गणेश भगवान की मूर्ति भी चीन से आयात की गई। क्या मिट्टी की मूर्ति भी चीन से मंगवाना जरूरी है। निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल रैली के जरिए तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि किसी भी देश से आयात में कुछ गलत नहीं है। ऐसी चीजें की आयात पर किसी तरह की दिक्कत नहीं है जो उत्पादन को बढ़ावा देगा और जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कोरोना काल में जरूरतमंदों को रक्त के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च किया ई-ब्लड सर्विस ऐप। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के बीच जरूरतमंद लोगों को खून की कमी से बचाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल के तहत ई-ब्लड सर्विस ऐप को लॉन्च किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने ऐप को लॉन्च करते हुए कहा कि जिन लोगों को रक्त की जरूरत होगी वे खुद को ऐप पर पंजीकृत कर सकते हैं। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि रक्त कहां मिल सकता है। उन्होंने कहा कि इस ऐप की मदद से लोग 4 यूनिट तक खून की मांग कर सकते हैं। हर्षवर्धन ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक 12 घंटे तक उनका इंतजार करेंगे। इस दौरान रक्तदान करने वाले लोग वहां जाकर अपने रक्त को दान भी कर सकते हैं। अमेरिका ने पाक को बताया आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना, UN बोला नियमों का पालन करें। जी हां, अमेरिका की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अब भी आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना है, क्योंकि उसने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने आतंकवाद को लेकर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान क्षेत्रीय रूप से केंद्रीय आतंकवादी समूह के लिए सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए 2019 में मामूली कदम उठाए और फरवरी में भारत के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को रोकने के लिए किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि यह क्षेत्रीय रूप से केंद्रीय आतंकवादी समूह के लिए सुरक्षित ठिकाना बना रहा। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पाकिस्तान ने कुछ बाहरी रूप से केंद्रीय आतंकी समूह जैसे लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन वैश्विक आतंकी और 2008 में मुंबई में हुए हमले के आरोपी मसूद अजहर के खिलाफ कुछ नहीं किया। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4,86,177 के पार, अब तक 15,378 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 4,86,177 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं।
और एक्टिव केस 1,92,315 हैं, जिसमें से अभी तक 15,378 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 2,82,765 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 4,88,658 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 96,48,101 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 39,17,432 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 52,38,471 लोग ठीक हो चुके हैं। केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत। दिल्ली में अब कोरोना मरीजों को कोविड केयर सेंटर जाना जरूरी नहीं। जी हां, दिल्ली में अब कोविड-19 मरीजों को कोविड केयर सेंटर जाना जरूरी नहीं है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के क्वारंटीन सेंटर जाने की व्यवस्था को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। अब दिल्ली में फिर से वही व्यवस्था लागू हो गई है कि अगर आपको कोरोना है तो आप अपने घर पर ही रहें, वहीं आकर मेडिकल की टीम आपकी जांच करेगी। वहीं उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गुरुवार को कहा कि कोविड-19 पॉजिटिव सिर्फ उन मामलों में जिनके पास घर पर शारीरिक रूप से अलग रहने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं नहीं है, उन्हें कोविड सेंटर में ले जाना आवश्यक होगा। चीन ने भारत में किया साइबर अटैक, क्या आपके पास भी आया है ये मैसेज? जी हां, भारत चीन सीमा विवाद के बीच चीन ने भारत में एक साइबर अटैक किया है। साइबर अटैक को लेकर भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। कोरोना महामारी को देखते हुए लोग घबराकर अपना कोरोना टेस्ट करवाना चाहते हैं। प्राइवेट लैब में महंगे रेट पर हो रहे कोरोना टेस्ट की वजह से अब लोगों के पास फ्री में कोरोना टेस्ट कराने के लिए मैसेज आ रहे हैं, जिसमें एक लिंक दिया हुआ है, लेकिन हकीकत में ये लिंक आपकी आर्थिक बर्बादी का कारण भी बन सकता है। इस मैसेज को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई लिंक आता है तो उसको बिल्कुल भी ना खोलें। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो एक तरफ का साइबर अटैक है जो चीन ने किया है। जानकारों के मुताबिक साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल का कहना है कि भारत में साइबर कानून कमजोर होने की वजह से और लोगों में कम जागरूकता की वजह से भारत के लोग इस तरह के साइबर अटैक का ज्यादा शिकार बनते हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अब साइबर अटैक का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। साइबर क्रिमिनल हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। कोरोना काल में फ्री में टेस्ट कराने की लालच में लोग इस झांसे में आ सकते हैं। लोगों के मोबाइल पर आने वाले इस मैसेज को देखने के बाद एजेंसियों ने चेताया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ बल प्रयोग न करे पुलिस। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों को सलाह दी है कि वे लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बल प्रयोग न करें, बल्कि इस संबंध में जागरूकता फैलाएं। अदालत ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने के आरोपी याचिकाकर्ताओं को भी निर्देश दिया है कि वे आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक शपथ पत्र दाखिल करें कि वे कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करेंगे और भविष्य में कोई भी नियम नहीं तोड़ेंगे। जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। आसमान से बरसी आफत, बिजली गिरने से यूपी बिहार में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। जी हां, देश में मानसून आते ही भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में आंधी तूफान के साथ ही भारी बारिश हो रही है। वहीं गुरुवार को भारी बारिश के बीच बिजली गिरने से देश के अलग अलग हिस्सों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बिहार में बिजली गिरने से 83 लोग और उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 23 लोगों की मौत हुई। बिजली गिरने से कई लोग बुरी तरह से झुलस भी गए। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिजली गिरने से 100 से ज्यादा यानी 106 लोगों की जान गई। मजदूरों को काम पर वापस बुलाने के लिए कंपनियां फ्लाइट टिकट से लेकर फ्री रहने तक का दे रही है ये ऑफर। जी हां, कोरोना वायरस की वजह से देश में अचानक लॉकडाउन कर दिया गया। लगभग सभी दुकानें, इंडस्ट्री और कंपनियां बंद हो गई, जिसके कारण मजदूरों और कम तनख्वाह वाले लोग बेसहारा हो गए,
क्योंकि उनका घर उनकी रोज कमाई से चलता था। काम नहीं होने के कारण मजदूरों ने अपने गांव जाना शुरू कर दिया। कोई लिफ्ट ले लेकर घर पहुंचा तो कोई साइकिल से, तो हजारों लोग ऐसे भी थे जो पैदल ही हजारों किलोमीटर चले। अब अनलॉक शुरू हो चुका है, कंपनियां खुल गई है और अब मजदूरों को वापस बुला रही है, लेकिन मजदूर वापस आने में हिचक रहे हैं। मजदूरों के आने जाने की व्यवस्था कर रही है। कंपनियां प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दे रही है। यहाँ तक कि कंपनियां गांव के प्रमुख से भी बात कर रही है कि लोगों को काम के लिए भेजें। बदले में कंपनियां मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है और साथ ही उनके आने जाने की व्यवस्था भी खुद ही करने को तैयार है। बहुत से मजदूरों ने लौटने की इच्छा भी जताई है, लेकिन ऐसा करने के लिए कंपनियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने या तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। झारखंड, रायलसीमा, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, पंजाब और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के शेष भागों, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और कोंकण गोवा में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड, हरियाणा के कुछ हिस्सों, दक्षिणी गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में हल्की बारिश के साथ कहीं-कहीं मध्यम वर्षा हो सकती है।